अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की, जिसके हवाले से आप जानते हैं मुख्तलिफ औकात में हम आपको बताते भी रहे हैं इस बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या इस इजलास के अंदर हुआ है। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि सरबराही इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है और इसमें चीन के सदर ने रुकन मुल्कों के इत्तेहाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और कहा कि हमें गैर मुल्की ताकतों को रंगीन इनकलाब शुरू करने से रोकना चाहिए। रूस के सदर व्लादिमीर ने यूरोपीय यूनियन कमीशन से तरक्की पजीर ममालिक को रूसी खाद की तरसील पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जब अपना खिताब किया तो उसमें अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को खित्ते की तरक्की की ज़मानत करार दिया। SCO के रुकन मुल्क अफगानिस्तान की समाजी व माशी तरक्की के लिए किरदार अदा करने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे मौके पर अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना दुनिया की बहुत बड़ी गलती होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में एक बहुत बड़ी कुदरती आफत का सामना है। SCO मुल्कों को अपनी आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उनसे निमटने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करना होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर हमने देखा कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने मौसमियाती तब्दीली के मसले को शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से उठाने की तजवीज़ की भरपूर तौर पर तायद भी की और इसकी हिमायत का भी ऐलान किया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने SCO रियासती सरबराहान की काउंसिल के रवा इजलास की मेज़बानी करते हुए ये जोर दिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पेश करदा तजवीज़ SCO तंजीम की सतह पर उठाई जानी चाहिए। ताजिकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने SCO के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि हालिया तारीखी जो सैलाब है उससे होने वाली शदीद तबाही से निमटने में पाकिस्तान को भरपूर मदद और हिमायत फराहम की जानी चाहिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब पर आज हमने एक पैकेज तैयार किया है। पहले ये पैकेज देखते हैं और फिर जो बातें उनकी जानिब से की गई हैं उस पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रशीद साफ़ी साहब। शंघाई ताउन तंजीम के हेड्स ऑफ स्टेट कौंसिल इजलास में रुकन और मुबसर मुल्कों के सरबराहान समेत डायलॉग पार्टनर्स और आलमी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ECO सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। समरकंद के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मेजबान मुल्क उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तंजीम के मुस्तकिल रुकन हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब की सूरत में बड़ी कुदरती आफत का सामना है। Millions of people have been displaced. 1400 people have been killed, including 400 children, and million houses have been partially or completely damaged. I have never seen with my eyes this kind of terrible devastation. It is catastrophic, of proportions unknown to the people of Pakistan, and of course by extension to the entire world. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help at this time of dire need. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ECO मुल्कों से अपील की कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। It is a result of climate change, but the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? Or God forbid, others will also become victim of this tragedy. And this is where I would appeal to all of you and request to all of you earnestly that let SCO stand up and build a wall against this menace. Let's at this forum make a plan to save our future generations. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से खित्ता मुस्तफीद होगा। तंजीम के मुल्कों को अफगानिस्तान की समाजी व माशी तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. In other words, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. And other countries in the region. It will be a big mistake if we ignore
Afghanistan this time around. It is my country's considered opinion that strengthening Afghanistan in the security and counter-terrorism domain should run parallel to SCO's support to the Afghan people in the socio-economic arenas. दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। उन्होंने रुकन मुल्कों से कहा कि हमें मिलकर दुनिया से इस नासूर का मुकम्मल खात्मा करना है। We have paid huge sacrifices to defeat the monster of terrorism. Thousands and thousands of Pakistanis were martyred. So there cannot be a bigger manifestation of our commitment, our dedication to fight this menace collectively. And I would certainly urge honorable members of SCO to join hand together and fight this menace of extremism, separatism and terrorism and wipe it out from the face of the earth. वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, मालदीव, मुत्तहिदा अरब अमारात और म्यांमार का डायलॉग पार्टनर बनना खुश आइंद है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इजलास में क्या कुछ अहम हुआ है और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा है, इस पर ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। इसी इजलास के दौरान नाज़रीन, रूस से पाकिस्तान को गैस की फराहमी का जो मंसूबा है उस पर काम करने पर तुर्की और पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इसी मुलाकात के दौरान जब दोनों में गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें कहा गया कि एशिया में पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकतदार तस्वुर करते हैं। नहायत मुस्बत अंदाज में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान को पाइपलाइन के ज़रिए गैस की तरसील मुमकिन है क्योंकि बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा पहले ही से मौजूद है। नाज़रीन, खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस प्रोजेक्ट रूसी कंपनियों के ताउन से तामीर किया जाएगा और ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है ये तवील अरसे से ताख़ीर का शिकार है। नाज़रीन, इस मंसूबे को पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जाता है। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा कब शुरू होना था, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें ताख़ीर हो रही है, ताख़ीर हो गई है इनफैक्ट बहुत सारी। इसमें ताख़ीर की वजूहात क्या हैं और अब अगर इसको दोबारा से मुकम्मल किया जाता है तो इस पर कितना वक्त लगेगा, कितनी लागत आएगी, पाकिस्तान से इसको क्या फ़वाइद हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। पाकिस्तान को पाइपलाइन से गैस की सप्लाई मुमकिन है क्योंकि इसके लिए बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा पहले से ही मौजूद है। रूस की सरकारी खबर रसाई एजेंसी RIA के मुताबिक सदर पुतिन ने इन ख्यालात का इजहार जुमेरात के रोज उज़्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के दौरान किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान खुराक की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सलामती समेत बाहमी तौर पर मुफीद तमाम शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जा सके। बयान में कहा गया कि दोनों फरीकों ने बैनुल हुकूमती कमीशन या IGC का अगला इजलास जल्द अज जल्द इस्लामाबाद में बुलाने पर भी इत्तफाक किया है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक तवील अरसे से ताखीर का शिकार गैस पाइपलाइन का ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस प्रोजेक्ट को रूसी कंपनियों के ताउन से तामीर किया जाएगा। दोनों ममालिक ने 2015 में 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर करने पर इत्तफाक किया था, जो दरामदशुदा माया कुदरती गैस को बहीरे अरब के साहिल पर कराची से शुमाल मशरकी सूबे पंजाब के पावर प्लांट्स तक पहुंचाएगी। डिजाइन करदा पाइपलाइन में सालाना 12.4 बिलियन क्यूबिक मीटर की गुंजाइश है, जिसमें 16 बिलियन क्यूबिक मीटर तक इजाफा मुमकिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह मंसूबा 2020 में शुरू होना था, लेकिन उस वक्त ताखीर का शिकार हुआ जब रूसी इब्तदाई शराकतदार को मगरबी पाबंदियों की वजह से तब्दील करना पड़ा था। आलमी खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया हफ्तों में कहा है कि बेहतर नरखों की सूरत में उनकी हुकूमत रूसी गंदम खरीदने में भी दिलचस्पी रखती है। गैस पाइपलाइन का ये मंसूबा क्यों ताखीर का शिकार है, पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, इस पर रिपोर्ट आपने देखी, इस पर तज्जिया भी लेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।
ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سیلاب کے گھیراؤ میں ہے، بہت ساری جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، مال کا نقصان ہو چکا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے سرکار کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، گراؤنڈ پر بھی کام کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو ایک قوم بن کر اکٹھے ہو کر باقی سب لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کی مدد کرنا ہوگی، جس سے ان کی زندگی میں واپس بہتری آئے، بھلائی آئے، اور یہ ہم سبھی مل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم نے ہمیشہ کہا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اور میرے خیال ہے اس وقت ہمیں یونٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور کوشش کریں امداد کو صحیح چینل کے تھرو صحیح لوگوں تک پہنچانا تاکہ سیلاب سے وہ واپس اپنے گھروں میں جا سکیں۔ ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ حکومت پاکستان۔ تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن ہے۔ پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں، سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں۔ تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے، ہر آنے والی خبر نہیں۔ ہر معتبر خبر سچ ہے۔ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ RSS کے سابق رکن یشونت شنڈے نے اعتراف کیا ہے کہ ہندو انتہا پسند تنظیمیں بھارت بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ شنڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ راشٹریہ سیوک سنگھ، وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسی ہندو انتہا پسند تنظیموں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو الیکشن جیتنے میں مدد دینے کے لیے بھارت بھر میں کئی بم دھماکے کیے۔ شنڈے کا کہنا ہے کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور وشوا ہندو پریشد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ شنڈے نے پاکستانی موقف کو ثابت کر دیا ہے کہ مودی کی RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اقوام متحدہ کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ریاست عظیم ہو سکتی ہے اگر ظلم کی روک تھام کی جائے۔ عثمانیہ ریاست بھی بڑی ہے لیکن یہ ظالم نہیں ہے۔ میں اس کے چہرے پر شکست دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی باتوں سے ایک بھیانک منصوبے کی بو آ رہی ہے۔ ہم کارخانے کھولیں گے بادشاہ۔ عبدالحمید کو اس معاشی اقدام کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ہزاروں مصیبتیں، ہر طرف سے ہمیں مشکلات نے گھیر لیا ہے۔ عبدالحمید کو میں نے ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ جوا کھیلتے ہیں کیا آپ؟ اپنے بیٹے صباح الدین کو عبدالقادر سے دور رکھیے۔ ہمیشہ ہی ہماری غلطی ہوتی ہے۔ ہم سڑکوں پہ نکل کر پورے پائے تخت کو آزادی کی آگ میں جلا دیں۔ تمہارے آخری الفاظ ہوں گے یہ۔ دور ہو جائے یہاں سے، دور ہو جائے۔ حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم بچے، یہ بے بس بہنیں، یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔
वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब जदगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान। हालिया बारिशों में जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी एज़ अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी हैं उन लोगों के साथ अपना ताउन करें। कोशिश करें कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो इस सिलसिले में जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये भाई बहनें बुज़ुर्ग जो इस तबाहकारियों के अंदर अफेक्टेड हुए हैं, इन तमाम लोगों को हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प करें और घर से बाहर निकलें और कोशिश करें जल्द से जल्द हम इसकी रिकवरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की जो इख्तिताम पजीर हो चुका है, इसमें लेकिन बहुत अहम खबरें जो हैं पाकिस्तान के हवाले से सामने आई हैं। इन्हीं खबरों के हवाले से हमने बात करने के लिए रब्ता किया है रशीद साफ़ी साहब से। सीनियर तज्जियाकार हैं, टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। अच्छा रशीद साहब, ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, पहले मैं चाहूँगी कि इस पर हम बात कर लें कि ओवरऑल ये दौरा कैसा रहा है, पाकिस्तान के लिए कितना ये मुफीद साबित हो सकता है, इस पर अगर हम मुख्तसरन बात कर लें। फिर जो मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो बातें हुई हैं, उस पर भी हम बाद में आपका तज्जिया लेंगे, लेकिन पहले ओवरऑल आप इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। इंतहाई कामयाब दौरा रहा है पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से, और आप जानती हैं कि थोड़ी देर पहले जो इलामिया जारी हुआ है इस एक्टिविटी के हवाले से, उसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इससे पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से अगर हम कामयाबी का जायज़ा लें तो इस बात का अंदाज़ा इस इलामिया को पढ़ते ही हमें हो जाता है, क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज और सैलाब की तबाहकारी और कुदरती आफात के हवाले से जो नुकात सामने रखे थे, तो इस इलामिया के अवलीन पैराग्राम पे उसको शामिल किया गया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने जो भी नुकात इस अहम कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी, तो उसमें जो ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तानी विजन की तायीद की गई है, बल्कि इलाकाई ताउन के हवाले से पाकिस्तान ने जो अहम तजावीज़ दी है उसको भी इलामिया का हिस्सा बनाया गया है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट आपने ये भी देखा होगा, नोट किया होगा कि पिछले 2 दिनों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मरकज़ निगाह है पूरी कॉन्फ्रेंस में, पूरे इजलास में। उनकी जो कल व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर है उनसे मुलाकात हो, या उसके बाद ईरानी सदर से मुलाकात हो, या फिर तुर्किया के सदर से मुलाकात हो, और आज जो इंतहाई अहम मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ उनकी जो मुलाकात रही, तो ये
انتہائی اہم سائڈ لائن پہ ملاقاتیں تھی، اور سنٹرل ایشیائی ممالک سے جو مستقل اراکین ہیں شنگھائی تعاون کانفرنس کے، ان سے ملاقاتیں انتہائی اہم رہی ہے، اسپیشلی ازبکستان کے صدر نے جس گرم جوشش کے ساتھ وزیر اعظم کو ریسیو کیا، اور بار بار انہوں نے ان 2 دنوں میں شوکت مرزایوف جو صدر ہے ازبکستان کے اور جو میزبان بھی تھے اس ایکٹیویٹی کے، انہوں نے بار بار نہ صرف پاکستان کے موقف کی تائید کی بلکہ پاکستان کے مسائل کو انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے اجاگر کرنے کے لیے اجاگر کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہر موقع پہ ساتھ دیا۔ تو میری نظر میں یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم بین الاقوامی ایکٹیویٹی تھی اور پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی، لیکن یہ جو ایک مدعا اٹھایا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، جو تجویز ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی جو ہے وہ مرتب دی جانی چاہیے، اس پر بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے اس تجویز سے اتفاق بھی کیا ہے، وزیر اعظم کی اس بات سے اتفاق بھی کیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس فورم سے آواز اٹھایا جانا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اب پاکستان کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ اس سارے معاملے میں جو نقصان ہوا ہے خاص طور پر پاکستان کا سیلاب کو لے کر، اس کے لیے کچھ ازالہ کیا جائے گا وزیر اعظم کے اس فورم سے اس بات کے بعد؟ رشید صاحب دیکھیے، ازالہ تو پاکستان توقع ہی کر سکتا ہے، اور سفارتی طور پر آپ اتنا ہی کر سکتے جتنا وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے کیا ہے، بار بار اپنے مسائل کو دنیا کے سامنے رکھا اور یہ باور کروایا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو کلائمیٹیز ہے مختلف قسم کی، اس میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی اس کے کازز جو ہے پاکستان اس میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کو باری قیمتیں چکانی پڑ رہی ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہو، پھر 2010 کا سیلاب ہو، یا اب کی سیلاب کی تباہ کاریاں ہو، یا پاکستان میں جو موسمیاتی دیگر تبدیلیاں ہے، وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی ریاست کو اس کی باری قیمتیں چکانی پڑ رہی ہے، اور وزیر اعظم نے یہ موقف جو ہے دنیا کے سامنے بہت بھرپور انداز سے رکھا، اور پاکستان کی کامیابی فی الوقت ہم یہی اس کو قرار دے سکتے کہ دنیا نے تائید کی۔ یہ شنگھائی تعاون کانفرنس آپ جانتی ہے کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی پہ مشتمل ایک تنظیم ہے، اور اس میں اہم ممالک شامل ہے، روس ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وسط ایشیائی ممالک ہے اور دیگر ممالک ہیں، تو یہ تمام ممالک کے سامنے اپنے موقف کو اجاگر کرنا یہ پاکستان کی پہلی کامیابی ہے۔ لیکن آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ دنیا کے وہ امیر ممالک، جس طرح یہاں سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جانے کے بعد بھی اس بات اپنے اصرار کو جاری رکھا، اور دنیا کے امیر ممالک جن کا ماحولیاتی تبدیلی میں بہت بڑا کردار ہے، ان سے بار بار اپیلیں کی جا رہی کہ پاکستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اور نہ صرف موجودہ سیلاب میں پاکستان کی مدد کی جائے بلکہ آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا جائے۔ اور آج جو اعلامیہ جاری ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پیرس معاہدہ پہ مشروط طور پر عمل درآمد پہ اس پہ اتفاق ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے جو امریکہ کے اس معاہدے کے نکلنے کے بعد یہ معاہدہ عملاً تقریباً معطل ہو چکا تھا، لیکن اب شنگھائی تعاون کانفرنس کے اصرار اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا ایک مرتبہ پھر پیرس معاہدے میں واپس آنے کے انڈیا کے بعد یہ توقع ہے کہ دنیا سیریسلی موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھے گی اور دوبارہ اس پہ غور کرنے پہ مجبور ہوگی، اور اس پاکستان جیسے کمزور ممالک جو مالی طور پہ کمزور ممالک ہیں، ان کی موسمیاتی تبدیلیوں سے جنگ لڑنے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ تو میرے خیال میں ایک آغاز ہے، ایک اچھا آغاز ہے، لیکن یہ ایک مستقل کوشش ہے، اس کو یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اس سلسلے کو یہاں نہیں رکنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا ہوگا۔ جب پاکستان کو لے کر اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جیسے کہ گیس پائپ لائن جو ہے رشیا سے، جس پر بہت عرصے سے کام رکا ہوا تھا، میں اسے آنے بھی آؤں گی، لیکن ایک چیز جو یہاں پر وزیر اعظم نے جب کہی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان کو اس مشکل سچویشن میں بھی نہیں بھولتے ہیں،
यहाँ भी हमने देखा कि इस फोरम पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब बात कर रहे थे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से, तो वहाँ वो अफ़गानिस्तान को बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अभी भी हमें अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के क़याम के लिए कोशिशें करनी चाहिए, अफ़गानिस्तान को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको इग्नोर करना सिर्फ इस खित्ते के लिए ख़तरनाक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बच्चियों के, ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने अफ़गानिस्तान का तज़किरा बहुत तफसील के साथ किया, और ना सिर्फ तज़किरा किया बल्कि तजावीज़ भी दी कि किस तरह अफ़गानिस्तान के मसले को टैकल किया जा सकता है। अब हम जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का कुछ हिस्सा इंतहाई जज्बाती है, और छोटे छोटे वाक़यात को जवाज़ बना के हम अपनी दीरीना ताल्लुकात को दाव पे लगाने से भी गुरेज नहीं करते। जो हालिया दिनों में क्रिकेट के मैदान में जो कुछ हुआ, और उसके बाद जो तमाशाइयों का जो एक गलत रवैया रहा, वो अपनी जगह पे, लेकिन रियासत पाकिस्तान अपने उस अज़म पे कायम है जो शुरू से पाकिस्तान की रियासत का अज़म था। यानी अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है, और इसके कई वजूहात है। एक तो हम एक उख़ुवत और भाईचारे के बंधन में अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए हैं, और दूसरा हमारी मजबूरी भी ये है कि जब अफ़गानिस्तान में हालत अमन ख़राब हो तो उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। तो वज़ीर आज़म साहब को ये इस बात का इदराक था और है, इस वजह से उसने इस अहम फोरम पे अफगानिस्तान के मसले को उठाया और आलमी बिरादरी से एक मरतबा फिर अपील की कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। वहाँ पे जो इंसानी मसाइल है उसमें हल करने में अफगान अथॉरिटीज़ की मदद की जाए, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने अफगान भाइयों से भी ये अपील की है कि वो भी दुनिया के साथ चलने के लिए जो वादे उन्होंने किए हैं, स्पेशली जो ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, जो उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से जो मसाइल है, उसमें उनसे संजीदगी का मुतालबा किया है। और दोहा मुआहदे में अफगान बुरी हुकूमत ने जो वादे वईद किए हैं दुनिया के साथ, उसको भी पूरा करने के हवाले से वज़ीर आज़म ने अफगान बुरी हुकूमत से अपील की है। तो ये एक इंतहाई अहम बात थी, और वज़ीर आज़म ने इस अहम फोरम को इस्तेमाल करते हुए इस मामले को उजागर करने की एक साइड कोशिश की है। ठीक है, एक और अहम मामला जो पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस प्रोजेक्ट, क्या वजूहात हैं इसके बंद होने की, क्यों इस पर काम रुक गया था, इस बारे में हमने अपने देखने वालों को रिपोर्ट भी दिखाई है। अभी ये जो बयान सामने आया है ख़ासतौर पर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कि बिल्कुल जी ये जो गैस पाइपलाइन है इससे पाकिस्तान को गैस की फराहमी जो है वो मुमकिन है। इस बयान पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा तबसरा फरमाते हुए मैं ये ज़रूर समझाइएगा कि वाक़तन आने वाले कुछ वक्त में हम देख रहे होंगे कि इस पर काम भी शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान को इससे गैस की सप्लाई जो है वो भी शुरू हो जाएगी, ऐसा होगा रशीद साहब, मुमकिन है? जी फौरी तौर पे तो मुमकिनात तो बहुत कम है, लेकिन ये 2015 से शुरू किया हुआ एक इलाकाई मंसूबा था, इलाकाई ताउन का मंसूबा था, और इसमें पाकिस्तान की बड़ी कोशिशें रही है। ईरान के साथ भी पाकिस्तान ने इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से ईरान और रूस पे बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ इस दौरान ऐसी लगी कि पाकिस्तान को मजबूरन चाहते हुए भी इस मंसूबे को वक्ती तौर पर पाकिस्तान ने ततातुल का शिकार नहीं किया था, लेकिन आलमी पाबंदियों की वजह से ये मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका था। अब चूंकि दुनिया की डायनामिक्स चेंज हुए कोरोना वबा के बाद, और फिर यूक्रेन जंग ने दुनिया को एक नए सूरत हाल से, एक नई सूरत हाल से दूचार किया है, तो इसमें अब कई ममालिक जो है अपनी जो ग़िज़ाई और तवानाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो मुख्तलिफ इक़दाम करने पे मजबूर है, और दुनिया भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि जो ग़िज़ाई सप्लाई की चेन जो टूटा है और उसके साथ साथ जो तवानाई का बहरान है, तो तमाम इलाकाई ममालिक की जो है मजबूरी है कि वो अपने पड़ोस में वसाइल को बरूकार लाए। और ये एक इंतहाई अहम मौका था, ना सिर्फ रूसी सदर ने पाकिस्तानी तजवीज़ या पाकिस्तानी ख्वाहिश का एहतराम किया, बल्कि उन्होंने खुद से ऑफर की कि ऑलरेडी जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे 2015 से मुख्तलिफ काम हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने पे उन्होंने खुद दिलचस्पी जाहिर की। और इस सिलसिले में अच्छी बात यह है कि हम करीब इस्लामाबाद में ये जो साइड लाइन वहाँ पे समरकंद में हुआ है, इसका इस्लामाबाद में फिर फर्दर रूसी हुकाम के साथ पाकिस्तान के मजीद मुज़ाकरात होंगे, और हम तवक्को यही कर रहे हैं
کہ دنیا پاکستان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے اس منصوبے میں ایک دفعہ پھر روڑے نہیں اٹکائے گی، اور ہم اس دفعہ یہی امید کر رہے ہیں کہ جس طرح روس سے پائپ لائن کا منصوبہ ہے یا کاسا 1000 کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو سنٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ توانائی کے شعبے میں پاکستان کے تعاون کا ایک بہت دیرینہ منصوبہ ہے، اس میں بھی جو ہے پیش رفت ہوگی۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان کے صدور کے ساتھ پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئی ہے، اور اس منصوبے میں بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ کاسا 1000 کے منصوبے بھی کچھ پیش رفت ممکن ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب پاکستان کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس دورے کے بعد؟ اس پر ہم نے خاصی ڈیٹیل سے بات کر لی ہے رشید صاحب۔ اب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو چین کے صدر نے بیان دیا ہے ایک یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ہمیں جو غیر ملکی طاقتیں ہیں انہیں رنگین انقلاب شروع کرنے سے روکنا ہوگا، کن طاقتوں کی جانب یہ اشارہ کر رہے تھے، اور کیا واقعی یہ جو فورم ہے اس میں شامل جو ممالک ہیں ان ممالک کو جن کی جانب وہ اشارہ کر رہے تھے ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں؟ اتنی پاور رکھتے ہیں اگر یہ سب ممالک اکٹھے ہو جائیں؟ رشید صاحب دیکھیں، میں نے جس طرح ذکر کیا کہ شنگھائی تعاون کانفرنس جو تنظیم ہے اس کے 9 مستقل اراکین ہے ایران کی شمولیت کے بعد، اور یہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ تنظیم، تو یہ کوئی چھوٹی تنظیم نہیں ہے، اور اس میں دیکھیں بڑی قوتیں شامل ہے، جو مستقبل قریب کا سپر پاور چین ہے، روس جیسی بڑی قوت، ایران جیسی بڑی قوت، بھارت بھی بہت ایک بڑا ملک ہے اس خطے کا، پاکستان انتہائی اہم ملک ہے، اور پھر سنٹرل ایشیائی ممالک جو ہے تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، یہ ممالک بھی انتہائی اہم ممالک ہیں۔ تو چینی صدر جو ہے دیکھیں چینی قیادت کی یہ خوبی ہے کہ وہ کام زیادہ کرتے ہیں اور بولتے بہت کم ہے، اگر ان کی منہ سے کوئی بات نکلی ہے تو وہ حقیقت پہ مبنی ہی بات ہوگی۔ ان کے پاس چینی قیادت کے پاس اس سو کالڈ رنگین انقلاب، اور دنیا جانتی ہے کہ رنگین انقلاب سے چینی قیادت کا کیا مراد ہوتا ہے، اس کو روکنے کی واقعی استطاعت ہے اگر یہ علاقائی ممالک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، اور جو بہت دور کے ممالک جو ہم سے کبھی بھی بدقسمتی سے وہ ممالک ہماری دوستی کے معیار پہ پورے نہیں اترے یا ہم ان کے شاید معیار پہ نہیں پورے اترے، تو ان ممالک پہ تکیہ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے علاقائی ممالک کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھائیں گے، تو جس طرح چینی صدر کا ایک ویژن ہے، پوری دنیا اس کا اب قائل ہو چکی ہے کہ مستقبل کے منصوبے جو وہ بنا رہے، جس طرح اسپیشلی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چینی صدر کا ایک منصوبہ ہے جس میں تمام سنٹرل ایشیا بشمول پاکستان اور ایشیا کے کئی ممالک شامل ہے، اگر وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ انیشیٹو کامیاب ہوتا ہے، یا جس طرح سی پیک کا پروجیکٹ جو پاکستان سمیت کئی ممالک پر مشتمل ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور جس طرح پاکستان اور روس کے درمیان اور ایران کے درمیان اگر توانائی کے شعبے میں اور خوراکی مواد کے چین کے شعبے میں ایک تعاون، مستحکم تعاون کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ ممالک بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے آپس کے جو تنازعات ہیں وقتی طور پر ہمیں یا تو انہیں مستقل حل کرنا ہوگا، اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو وقتی طور پر ان نامساعد حالات جو کرونا صورتحال کے بعد اور یوکرین جنگ کے بعد جو صورتحال بنی ہے، کم از کم ان کو ڈیفر کرے، اپنی جو باہمی ہمارے تنازعات ہے اس کو ہم اگنور کر کے علاقائی تعاون کو اسپیشلی تجارت کے شعبے میں، توانائی کے شعبے میں، غذائی سپلائی کے چین کو مستحکم بنانے میں، اور اسپیشلی جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور چین جیسے اور روس جیسے ممالک اگر واقعی قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے، تو میرے خیال میں نہ صرف اس خطے کو مستحکم اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے، بلکہ جو دنیا بھر میں مختلف قسم کے انقلابات اس ایشیا پہ امپوز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا بھی مستقلاً راستہ روکا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عالمی تنازعات کو اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر پہلے اپنے آپسی تنازعات جو ہیں
उनको आपको हल करना होगा। इस तंजीम में शामिल जितने भी ममालिक हैं, बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास का जो एलामिया जारी हुआ है वो क्या बताता है और कितना अहम रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ये दौरा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोग्राम में बात करते हैं मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली की, जहाँ शिद्दत पसंदी बढ़ती चली जा रही है। आलमी इदारे की रिपोर्ट ये बताती है कि रवां साल के आगाज़ से लेकर अगस्त तक माली में 239 धमाकों के वाक़यात पेश आए हैं। इन धमाकों के नतीजे में अब तक 72 अफराद हलाक जबकि 167 ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, माली बर-ए-आज़म अफ्रीका का गरीब तरीन मुल्क है और इसे अलकायदा, दाइश और दीगर जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी सरगर्मियों का सामना है और वजह यही है कि इसकी माशी हालत जो है वो मज़ीद अबतर होती जा रही है। न सिर्फ नाज़रीन यहाँ पर शिद्दत पसंदी मौजूद है बल्कि अब जो माली के पड़ोसी ममालिक हैं, बुर्किना फासो है, नाइजर है, वहाँ पर भी इन शिद्दत पसंदों का नेटवर्क जो फैलता चला जा रहा है और अमन सुकून की बर्बादी का बाइस बन रहा है। माली की सूरत हाल पर जारी करदा हालिया रिपोर्ट में क्या बताया गया है, किन चीज़ों की निशानदेही की गई है, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज में शामिल की हैं, आपसे शेयर कर रहा है। अफ्रीकी मुल्क माली में शिद्दत पसंदों के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए राब्ता इंसानी उमूर ने नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि रवां साल जनवरी से अगस्त तक माली में 339 धमाकों के वाक़यात पेश आए, जिसमें मजमूई तौर पर 72 अफराद हलाक और 167 जख्मी हुए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि रवां साल के आगाज से रिकॉर्ड किए गए बारूदी सुरंगों के धमाकों की मजमूई तादाद 134 है, जबकि 2021 में ये तादाद 245 रही थी। आलमी इदारे की माइन एक्शन सर्विस धमाका खेज मवाद मुल्क के वस्ती हिस्से में मौजूद है और मोप्टी एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा अफराद हलाक और जख्मी हुए। इदारे का कहना है कि माली में 2021 के दौरान 400 धमाकों के नतीजे में मजमूई तौर पर 103 अफराद हलाक और 297 जख्मी हुए थे। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन टास्क फोर्स के शराकतदारों ने माली के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों के 8,23,000 से ज्यादा अफराद की मदद के लिए 3.4 मिलियन अमरीकी डॉलर का मंसूबा बनाया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माली के 2012 से सिक्योरिटी, सियासी और इक्तिसादी बहरानों का सामना है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माली को 2012 से सिक्योरिटी, सियासी और इक्तिसादी बहरानों का सामना है। रवा माह माली में दहशतगर्द गिरोह दाइश के हमले में 23 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। ये हमला माली के शुमाली शहर गाँव के नवाही इलाके तालाताई में किया। रवा साल के आगाज में भी दहशतगर्द गिरोह दाइश ने टिस्टिट नामी इलाके पर हमला करके 40 आम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया था। माली में अलकायदा समेत दीगर शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ एक दिहाई पहले शुरू हुई थी। शिद्दत पसंदों में हमलों में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 लाख आबादी अपने घर बार छोड़ चुकी है। मुल्क की हुकूमत शिद्दत पसंदी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आलमी मीडिया के मुताबिक मुल्क के सिर्फ 15% हिस्से तक ही हुकूमत का इख्तियार रह गया है। शिद्दत पसंदों का दायरा कार माली के पड़ोसी ममालिक में भी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। बुर्किना फासो और नाइजर के सरहदी इलाकों में शिद्दत पसंदी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। माली 1960 में फ्रांस से आजाद होने के बाद से अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है। 2012 में शिद्दत पसंदी बढ़ने के बाद माली की हुकूमत की दरखास्त पर फ्रांस ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए कई हजार फौजी भी माली में तैनात किए थे, लेकिन माली पर काबिज फौजी हुकूमत के रवां साल फरवरी में इंतखाबात से मुकरने और 2025 तक इक़्तिदार पर बरकरार रहने के फैसले के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी पैदा हुई और फ्रांस ने अपनी सारी फौज माली से वापस बुला ली। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन भी मुल्क में तैनात है, लेकिन खित्ते की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। इस वक्त न सिर्फ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है बल्कि फौजी हुकूमत की वजह से मुल्क पर कई किस्म की इक़्तिसादी पाबंदियां भी आयद हैं, जिस वजह से माली बर-ए-आज़म अफ्रीका का गरीब तरीन मुल्क बन चुका है। बिल्कुल जी, माली के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जापानी यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए मुनासिब हंसी के हवाले से और कहकों के दरमियान फर्क करने के लिए रोबोट्स की तरबियत कर रहे हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक वो एरिका नामी एक रोबोट के साथ इस उम्मीद पर काम कर रहे हैं कि रोबोट के साथ गुफ्तगू को मजीद कुदरती बनाया जा सके। साइंसदानों का कहना है एरिका और हकीकी लोगों के दरमियान गुफ्तगू के 3 से 4 अदवार भी करवाए गए, जिसमें नताइज अच्छे रहे। इटली में बावर्चियों की एक टीम ने 70 फीट और 37 इंच लंबी कैनोलो पेस्ट्री बनाकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया।
इटली के इलाके कैलिस्टीनिया में मुल्क भर से आए पकवानों की टीम ने तवील तरीन पेस्ट्री बनाने के रिकॉर्ड के लिए कोशिश करके ये कामयाबी हासिल की। रिकॉर्ड बनाने के मौके पर गिनीज वर्ल्ड की इंतजामिया भी मौजूद थी। इससे कबल 16 फीट से तवील कोनोलो पेस्ट्री का आलमी रिकॉर्ड था, जो कि 2016 में बनाया गया था। पाकिस्तान ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 60 साल से ऊपर की उम्र के अफराद के लिए मुनक्किदा क्रिकेट वर्ल्ड कप में 12 टीम्स ने हिस्सा लिया। फाइनल में न्यूजीलैंड ने 45 ओवर्स में 173 रन बनाए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया हदफ 3 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों में हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इंडोनेशिया के एक कबीले में हर बार जब खानदान का कोई फर्द इंतकाल करता है तो घर की खवातीन की उंगलियां पुरानी रस्म को पूरा करते हुए काट दी जाती हैं। कबीले के अफराद का मानना है कि इस तरह मरने वालों की रूह को सुकून मिलता है। इंडोनेशिया में कुछ लोगों ने इस रस्म को खौफनाक और वेश्याना करार देते हुए इसके खिलाफ एहतजाज किया है और हुकूमत अब इस रस्म को खत्म करने के लिए इक़दाम कर रही है। यूनान के शहर एथेंस से ताल्लुक रखने वाले एक हेयर स्टाइलिस्ट दुनिया का तेज तरीन बाल काटने वाला शख्स बन गया। बाल तराशने वाले आदमी ने मशीन किसी तेजी से अपने हाथ चलाते हुए सिर्फ 47 सेकंड में एक शख्स के बाल काटकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। नाई के बाल काटने की वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेज के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है।